नमस्कार दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स इसके बारे में हिंदी में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। इसमें हम जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स है उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। पहले तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स होते क्या है वो जानते हैं। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स है ये एक तरह से जनरल रूल्स, गाइडलाइंस, आइडियाज और मेथड्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं। ओके, सो बेसिकली दीज आर जनरल रूल्स, गाइडलाइंस, आइडियाज एंड मेथड्स ऑफ प्रोसीजर। तो इसमें हमें अकाउंटिंग रिलेटेड रूल्स मिलेंगे, गाइडलाइंस है, आइडियाज है और मेथड्स है। और ये रूल्स, गाइडलाइंस, आइडियाज और मेथड्स ये अडॉप्ट किए गए हैं, इन्हें अपनाया गया है टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए हम ये रूल्स, गाइडलाइंस, आइडियाज और मेथड्स जो यूज करते हैं उसे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस या प्रिंसिपल कह सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म्स है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, ये समटाइम्स इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली यूज करते हैं मतलब हम इनको एक ही तरह से समझते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल ये एक ही चीज है, इनमें डिफरेंस नहीं है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, आगे जाके नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि these concepts are very important। ये concept बहुत important है because the financial statement prepared by various organizations give information about the profitability and financial position to the investors, creditors, government agencies and other interested parties। तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट जो फर्म या कंपनी बनाती है ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसका यूज करके इन्वेस्टर्स डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं है। क्रेडिटर्स भी उसी तरह से सोच सकते हैं कि इनको माल सप्लाई करे या न करे। ठीक है, इस तरह से अभी ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं इनका मेन पर्पस यही है कि जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो हर जगह पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, अगर हर किसी अकाउंटेंट ने उसके हिसाब से अकाउंट मेंटेन किए, उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे और वो जनरली एक्सेप्ट भी नहीं होंगे। तो जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो जनरली एक्सेप्ट होने के लिए, उनमें यूनिफॉर्मिटी होने के लिए और उनमें कंसिस्टेंसी होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट हम जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, प्रिंसिपल्स है, उनके मुताबिक बनाए, उन्हें फॉलो करके बनाए। ठीक है, तो अभी देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ये बेसिकली रूल्स है, गाइडलाइंस है, आइडियाज है या मेथड्स ऑफ प्रोसीजर है जो अकाउंटेंट अडॉप्ट करते हैं जब वो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग में जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है, ये किसी पर्सन का बिजनेस है, ये बिजनेस और वो बिजनेसमैन, ये दोनों अलग चीजें हैं, इसे हम एक नहीं समझ सकते। मतलब बिजनेस अलग चीज है, अलग एंटिटी है, एक फर्म है और उसका ओनर अलग एंटिटी है। मतलब एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। इसे समझने के लिए हम कैपिटल और ड्राइंग्स की एग्जांपल समझते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देता है तो उसे हम लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये इस तरह से है कि
ये जो ओनर है इसने बिजनेस को कैपिटल दिया है और बिजनेस इसके बदले में उस ओनर को प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस। जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम बिजनेस का, उसके लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल इट बिलोंग्स टू द ओनर, ऐसा हम उसको ट्रीट करते हैं। राइट। तो जो भी कैपिटल देता है ओनर बिजनेस को, उसे हम लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। सिमिलरली, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई पैसे विड्रॉ करता है या कुछ गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, तो उसे हम ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं और वो अमाउंट हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम ये जो अकाउंटिंग करते हैं, ये अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर और उसका बिजनेस ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दे आर सेपरेट एंटिटीज, और उनके बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसीलिए हम व्हेन जब बिजनेसमैन बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल ट्रीट करते हैं और वो लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। और जब बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं और उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अगर हम ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, अकाउंट जब भी हमें मेंटेन करना है तब अगर हम ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तो हम अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। राइट। क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है ओनर और उसका बिजनेस, इसमें तभी जाके हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएंगे और बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अभी हम सॉरी, दूसरी कंसेप्ट देखती है। तो दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सी, दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस को हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जिन्हें हम पैसों के हिसाब में, पैसों में एक्सप्रेस करते हैं, कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने चाहिए। वो ट्रांजैक्शंस जो मनी या मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ओके। तो अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैसे, देखो कि अगर बिजनेस ने 1 रुपया भी स्पेंड किया तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और ऐसे ट्रांजैक्शंस की जब जहां पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है, खरीद या बेच हुई, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर किसी ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि हम आपके बिजनेस में से ये खरीदेंगे, या कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कि लाइक किसी ने हमें एक चीज थोड़े वक्त के लिए उधार पे दे दी है, बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के, तो वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स मनी टर्म में, पैसों में हम उसे मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। राइट। तो अगर हम 1 रुपया भी स्पेंड करते हैं तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। अभी इस रिलेटेड एक चीज है कि ऑनेस्टी और जो स्किल्स है एम्प्लॉयज के पास, एक कंपनी है उसके एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत स्किलफुल है, बट अकाउंट, उनकी जो ऑनेस्टी है और उनके जो स्किल्स है, उनकी वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अकाउंटिंग ये परमिशन देता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें किए जाएंगे जो हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन हो। किसी ने, किसी से आपने या आपने किसी को पेन उधार दे दिया तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। या आपसे किसी ने साइकिल उधार ली, 5 मिनट जाके आप साइकिल पे आएंगे उसको साइकिल, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है और ऐसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अगर आप साइकिल लेते हो और उसके लिए कुछ रेंट पे करते हो तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बन जाएगा और वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, फिर आगे वाली कंसेप्ट देखते हैं। ये है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहती है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं।
और इसलिए वो ट्रांजेक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। जैसे कि हम अगर कोई अकाउंट डेबिट करते हैं तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है कि मान लीजिए हमने सैलरी पे कर दी बिजनेस में, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों हम पे कर रहे हैं, तो हम सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश अकाउंट में भी एंट्री होगा उसका, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी, राइट। सो एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हर ट्रांजेक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होता है, और सिंपल वर्ड में एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट। सो ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट कहता है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो प्रिपेयर करते हैं ये रेगुलर इंटरवल पे प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे कि हम हर साल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हर साल प्रिपेयर करते हैं। और जो भी लिस्टेड कंपनीज है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, उनको तो हर 3 महीने में क्वार्टरली अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। सो नॉर्मली एवरी ईयर होता है और एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज ये क्वार्टरली भी होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट कहता है कि रिवेन्यू हम तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ, मतलब जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और रियलाइज। अभी रियलाइज होना मतलब देखिए कि अगर किसी ने हमसे प्रॉमिस कर दिया कि ओनली प्रॉमिस फॉर ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर कैन नॉट बी रिकॉर्ड, कि हम हमारा एक जेन्युइन कस्टमर है, उसने हमें प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे 10,000 का माल खरीदने वाला हूँ, और जेन्युइन कस्टमर है, ट्रांजेक्शन कंफर्म है, बट हम उस कस्टमर ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक्चुअली उस कस्टमर को माल डिलीवर नहीं करते और उस कस्टमर का ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, राइट। तो सिर्फ अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये रियलाइजेशन और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि हमें रिवेन्यू जो है, जो भी इनकम होने वाला है बिजनेस का, वो इनकम तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए या कंसिडर करना नहीं करना चाहिए जब तक वो रियलाइज नहीं होता। रियलाइज नहीं होता मतलब जब तक उसका कंफर्मेशन हमें ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं मिलता। अगर कोई प्रॉमिस कर दे या जस्ट कह दे कि हम आपसे परचेस करेंगे, ये नहीं रहेगा। इवन ऑर्डर रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, सिर्फ ऑर्डर आया है। जब वो ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम कस्टमर को माल डिलीवर करेंगे और वो कस्टमर रिसीव करेगा और उसका ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा या वो पैसे पे कर देगा इमिडिएटली, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो भी रेवेन्यू आने वाला है वो रेवेन्यू हम कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है कमीशन के बदले, तो वो फर्म भी जब तक उनकी सर्विस नहीं दी जाती और जब कब उनका कमीशन रियलाइज नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कमीशन नहीं लिख सकते, या रिसीवेबल इनकम या रिसीव्ड इनकम करके, राइट। सो ये रियलाइजेशन और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि हमें रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब ये एक्चुअली रियलाइज हो। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। तो ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस जो है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू या इनकम से मैच करनी चाहिए। मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर है, उस अकाउंटिंग ईयर में हमारे एक्सपेंसेस हुए 10,000 के, तो वो जो 10,000 के एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हम उसी ईयर के इनकम के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उस ईयर का इनकम 15,000 रुपए है और एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, तो हम कहेंगे कि 5,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके। सो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस पेड और इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विथ इनकम्स ऑफ दैट पीरियड ओनली।
वो एक्सपेंस हम दूसरे पीरियड के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि सैलरी, इंश्योरेंस या रेंट हमने पे कर दिया, तो हम ये पीरियड बेसिस पे पे करते हैं। पीरियडिकल बेसिक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टू विच दे रिलेट, कि अगर सैलरी मान लीजिए हमने सैलरी सिर्फ 11 मंथ्स का ही सैलरी पे कर दिया, एक महीने का सैलरी पे नहीं किया है हमने, फिर भी उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जितना सैलरी देना था वो सैलरी हम उसी अकाउंटिंग पीरियड के इनकम के साथ मैच करेंगे। ओके। और इसके लिए हम कब पे किया ये नहीं देखेंगे, मतलब ये ऐसा पॉसिबल है कि इस महीने की सैलरी या इस साल के जो अभी मार्च मंथ है, इस मार्च की सैलरी अप्रैल में दे दी किसी कंपनी ने या मई में पे कर दी, तो वो एक्चुअल पेमेंट की डेट अलग है, बट ये सैलरी किस साल के लिए थी, तो ये करंट ईयर है, इसी ईयर के लिए, तो उसी ईयर के इनकम के साथ वो मैच करेंगे, वो उसी ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग। ये कंसेप्ट कहता है एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज जो हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट ऑन द डेट, मतलब expenses and revenue to be recorded in the books as incurred and earned respectively and not on the date of payment and receipt। तो जो भी expenses है वो expenses हम जिस टाइम के लिए, जो प्रीवियस कंसेप्ट में हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि रेंट पेड जो किया था हमने, अगर 11 मंथ के लिए ही पे किया तो जो अनपेड रेंट है एक मंथ का, वो रेंट भी हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंसीडर करते हैं। ये एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट पीरियड should be recorded on the basis of incurred and not on the basis of actual payment। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द इनकम्स। इनकम्स भी जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमने वो अर्न किए हैं उसी पीरियड के लिए वो इनकम कंसिडर किए जाएंगे, ना कि उनका एक्चुअल पेमेंट का डेट देखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज इनकर्ड एंड अर्न रिस्पेक्टिवली एंड नॉट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट एंड रिसीट। ठीक है। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है कि वही एग्जाम्पल, इफ रेंट पेड ओनली फॉर 11 months, द रेंट फॉर रिमेनिंग 1 month विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स दो इट इज नॉट पेड। हमने वो पे नहीं किया है पर हम वो रिकॉर्ड करेंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो जो अनपेड रेंट है एक महीने का वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड है। ठीक है। तो सॉरी, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि हमें जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करने। एक्रूअल बेसिस मतलब जिस टाइम के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए वो एक्सपेंस है उसी टाइम पीरियड के लिए हम वो शो करेंगे, ना कि उन एक्चुअल पेमेंट डेट पे, कि उसका पेमेंट डेट अलग हो सकता है। सेम थिंग हो सकता है कि इस साल जो हमने इंश्योरेंस था वो इंश्योरेंस के पैसे इस साल नहीं भरे हमने, नेक्स्ट मंथ में भरे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, बट वो एक्सपेंसेस इस साल के लिए थे तो हम उसी साल में उसे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। अगला कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बिजनेस फॉलो कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंटली वही अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बिजनेस ने फॉलो करनी चाहिए, कि अगर बिजनेस एक डिप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहा है तो वही मेथड कंसिस्टेंटली नेक्स्ट ईयर भी फॉलो होना चाहिए। दिस इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। So continuity in application of accounting policies and practices helps to compare the result। हम रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट और इस ईयर का रिजल्ट हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनी का। अगर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर इस अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपनी फॉलो कर रही है, जो प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, उसमें कोई चेंज हुआ है या कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी, लाइक पहले एक मेथड फॉलो करती थी कंपनी, अब वो दूसरी मेथड फॉलो कर रही है, अगर ऐसा चेंज हुआ है तो वो चेंज हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। राइट, इफ देर इज एनी चेंज इट शुड बी डिस्क्लोज। सो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट था।
नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि हमें बिजनेस के जो भी पॉसिबल लॉसेस है उसको हमें एंटिसिपेट करना चाहिए और उनके लिए प्रोविजन भी करना चाहिए। देखिए सेंटेंस क्या कहता है, बिजनेस शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। तो जो भी पॉसिबल लॉसेस है उसके लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए, उसे एंटिसिपेट करना चाहिए, बट हमें प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करनी चाहिए, राइट। इस लॉस रिलेटेड एग्जांपल एक है कि हम आरडीडी करते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं। तो इसमें हम अज्यूम क्या करते हैं कि हमारा कोई डेटर्स अगर हमें पैसे नहीं देगा तो वो हमारा बैड डेट्स होगा ना, तो उसके लिए हम प्रोविजन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लॉस होगा ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लॉस एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि प्ले सेफ, जो भी पॉसिबल लॉसेस आपको लगते हैं कि ये लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए पहले से तैयार रहो, उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखो। बट प्रॉफिट के बारे में ऐसा मत करो कि प्रॉफिट हो सकता है तो उसे पहले ही रिकॉग्नाइज मत करो, ठीक है। तो इसे हम प्ले सेफ पॉलिसी कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या आरडीडी जो हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड है कि जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया, डू नॉट एंटिसिपेट एंड रिकॉर्ड पॉसिबल प्रॉफिट अंटिल इट इज रियलाइज। हमें प्रॉफिट तब तक एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए जब तक और उन्हें रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए जब तक वो रियलाइज नहीं होते। ऐसे नहीं कि जस्ट प्रॉफिट होगा करके हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है लॉसेस एंटिसिपेट करो, उसके लिए प्रोविजन भी करो, बट प्रॉफिट के बारे में सोचो भी मत, ठीक है, प्ले सेफ पॉलिसी। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी कंसेप्ट। अभी ये मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उस पे फोकस करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो इनसिग्निफिकेंट फैक्ट्स है, जो इमटेरियल है, उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अकाउंटिंग शुड बी फोकस्ड ऑन मटेरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनसिग्निफिकेंट फैक्ट्स कैन बी इग्नोर्ड। कि जैसे अभी स्टॉक ऑफ पेन पेंसिल इरेजर्स, ये जो है इसे हम ये कॉमन वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी। तो हमें अकाउंटिंग करते समय कि हमारे पास पेन इतने हैं, 10 पेन है, एक पेन का प्राइस 10 रुपए, तो टोटल अमाउंट 100 रुपए हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। पेन पेंसिल इरेजर्स ये जो स्केल्स है सारी स्टेशनरी, इसका एक वैल्यू देखो कितना हो रहा है और वो वैल्यू हम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमें हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दें क्योंकि इट इज इनसिग्निफिकेंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन पे फोकस करो, इनसिग्निफिकेंट थिंग्स पे फोकस मत करो। इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल है कि जैसे हम पीटी कैश, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एक कंसेप्ट है पीटी कैश करके। तो पीटी कैश में हम जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं कि लाइक कहीं कहाँ से अगरबत्ती ली, माचिस खरीदा, 10 रुपए के एक्सपेंसेस, 5 रुपए, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस, तो उसके लिए हम पीटी कैश अकाउंट रखते हैं। तो पीटी कैश में हम जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस है उसको टोटली जो भी एक्सपेंस हुआ वो कंसीडर करते हैं, ना कि हर कोई एक्सपेंसेस 10 रुपए का 5 रुपए का डिटेल में लिखते हैं। ओके, तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है उन पे फोकस करो, इनसिग्निफिकेंट फैक्ट्स आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है, ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत लंबे साल तक चलने वाला है, वुड बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये कहता है बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। कि जैसे देखो, हम आज मेहनत करते हैं, हम क्यों करते हैं मेहनत, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत ज्यादा टाइम, अगले बहुत ज्यादा सालों तक जीने वाले हैं। अगर हमें ये कंफर्म हो जाए, एहसास हो जाए, या ये कुछ ऐसी थिंग हो जाए कि आप कल मर जाएंगे, तो आप फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे ही नहीं ना। तो वैसे ही थिंग बिजनेस में होती है कि बिजनेस में ये अज्यूम करते हैं हम एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि हम बिजनेस जो है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है।
It is assumed that business firm will continue for a long period of time, राइट। बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व, ये बंद नहीं होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में या कुछ अगले कुछ महीनों में या सालों में। ओके, और उसी वजह से हम डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं एसेट पे। तो डिप्रिसिएशन भी अगर 10 लाख की एसेट है बिजनेस में, तो एक ही साल में उसका डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते। एसेट अगर अगले 5 साल चलेंगी तो हर साल थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन दिखाते हैं उसका। तो सिंपल वर्ड्स में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमें ये अज्यूम करना है कि बिजनेस जो है ये आने वाले समय में बहुत दिनों तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये जो हम हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छे लगते वीडियो तो हम जो अलग अलग टॉपिक है उस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो बनाएंगे। ठीक। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हमें जो असेट रिकॉर्ड करने हैं वो असेट उसकी परचेस प्राइस है उस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करने हैं। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पे जो परचेस प्राइस है उसमें जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं परचेस रिलेटेड, लाइक परचेस इनवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है या इंस्टॉलेशन चार्जेस है मशीनरी के, तो वो हम परचेस प्राइस और उसके ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड करके वो असेट की वैल्यू दिखाते। जैसे कि हमने मान लीजिए 5 लाख का असेट कोई खरीदा, मशीनरी खरीदा 5 लाख का, उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20,000 खर्चा हुआ, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए 20,000 खर्चा हुआ। तो हम जो कॉस्ट है मशीनरी की वो लिखेंगे 5,40,000, ना कि सिर्फ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख परचेस प्राइस है और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के 20-20 हजार, तो टोटल हम 5,40,000 लिखेंगे। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हमें असेट की वैल्यू परचेस प्राइस प्लस जो भी इंसिडेंटल चार्जेस है वो रिकॉर्ड करने हैं। और यही प्राइस दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट इज द बेसिस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग ऑफ द असेट। मतलब जो भी अकाउंटिंग करेंगे हम, तो उसके लिए ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मशीनरी की वैल्यू अगर 5 लाख है, उस पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20,000 और इंस्टॉलेशन के लिए 20,000 खर्चा हुआ है, तो टोटल वैल्यू 5,40,000 हुआ। तो जब भी हम उस मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो डिप्रिसिएशन 5,40,000 पे होगा, ना कि सिर्फ 5 लाख पे, क्योंकि 5 लाख परचेस प्राइस थी और ट्रांसपोर्टेशन के 20,000 और इंस्टॉलेशन के 20,000, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।